गुस्सा इंसान के। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं रीकैप करने वाले हैं फैमिली मैन सीजन 2 का, जिसकी शुरुआत हम करेंगे सीजन 1 की एंडिंग पर, जिसमें 3 क्लिफ हैंगर थे। पहला कि मूसा और फैक्ट्री वाली कहानी, दूसरी थी करीम की वीडियो का क्या बना, और तीसरा था कि श्रीकांत की बेबी सुचित्रा और उसके दोस्त अरविंद के बीच में क्या हुआ, या फिर कुछ होते होते रह गया। तो पहले इन तीनों के जवाब देते हैं। सीजन के एंड पर साजिद और मूसा दिल्ली की फैक्ट्री में जहरीली गैस छोड़कर दिल्ली से भाग जाते हैं। वहां पर मूसा की मां का इंटरव्यू देखकर मूसा बदल जाता है और उसके बाद साजिद और मूसा की लड़ाई होती है और साजिद मूसा को मार देता है और खुद देश छोड़कर भाग जाने में सफल हो जाता है। उधर फैक्ट्री में मिलिंद और जोया, जो बहुत सारी जहरीली गैस सूंघ लेते हैं, वह गार्ड के बीच में टेररिस्ट को तो मार देते हैं और उन दोनों ने बहुत जहरीली गैस सूंघ ली होती है। जोया ने तो बहुत ज्यादा जहरीली गैस सूंघ ली है और मिलन को गोली लगी होती है। वह दोनों फैक्ट्री से निकल के गाड़ी में चले जाते हैं, लेकिन वह दोनों ही बेहोश हो। इधर टास्क के लोग फैक्ट्री मैनेजर के फोन को और मिलिंद और जोया के फोन को ट्रैक कर लेते हैं। श्रीकांत सारे बैकअप यूनिट को लेकर फैक्ट्री में आ जाता है। वह लोग पूरी पीपीई किट डालकर और गैस मास्क लगा कर आते हैं। उनको रास्ते में मूसा की लाश भी मिलती है। वह फैक्ट्री में जहरीली गैस को बंद तो कर देते हैं, लेकिन इतनी देर में बहुत सारी जहरीली गैस दिल्ली के कुछ हिस्सों में फैल जाती है। इससे दिल्ली में रहने वाले 48 लोगों की जान चली जाती है और पता नहीं कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, लेकिन पूरा दिल्ली खत्म होने से बच जाता है। इस जहरीली गैस इन्फेक्ट से जोया व्हील चेयर पे आ जाती है और वह सेकेंड सीजन में तो आप इसको एक तरीके से छोड़ ही देती है। सो आगे पता नहीं सीजन 3 में वापस आए या ना आए, पर सेकेंड सीजन में तो वो व्हील चेयर पर ही है। मिलन बच जाता है और उसको PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। वह खुद को लोगों की मौत का जिम्मेदार समझने लगता है और एक बार के लिए तो उसने टास्क से ब्रेक ले ली है। सो गैस लीक के अगले दिनों में न्यूज चैनल्स पर हल्ला मचा होता है कि अगर आपको याद हो तो पहले सीजन की शुरुआत में एक स्कूटर बम वाला टेररिस्ट अटैक होता है। सो गवर्नमेंट को समझ आ जाता है कि यह बात संभालनी पड़ेगी। हर बार टेररिस्ट अटैक तो नहीं बोल सकते, तो इसको टेररिस्ट अटैक बोलने की बजाय एक गैस लीक बोल देते हैं। बट वह फैक्ट्री के मालिक को भी समझा देते हैं कि उसको बोलते हैं कि फैक्ट्री का जितना भी नुकसान हुआ है उतने का उसे गवर्नमेंट की किसी और स्कीम में ग्रांट दिलवा देंगे और ये गैस लीक का इल्जाम उस गेट फैक्ट्री मैनेजर पर डाल देंगे। कुलकर्णी कहता है कि पीस के लिए ये झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। श्रीकांत को ये झूठी बातें और बेकसूर इंसानों पर इल्ज़ाम लगवाना पसंद नहीं आता और वह कुलकर्णी को कहता है कि वह अब टास्क में और काम नहीं करेगा और यह कहकर वह टास्क को क्विट कर देता है। तो यह तो था पहले क्लिफ हैंगर का जवाब। अब दूसरी चीज़ थी वह बीफ अटैक वाली करीम की वीडियो। इस कहानी का इन्होंने कुछ ज़्यादा तो नहीं किया। करीम की सहेली जुनाली जैसे ही इस वीडियो को ऑनलाइन डालती है तो टास्क के लोग उसे इंटरनेट से डिलीट करवा देते हैं। बट पूरे सीजन में इसका बस 5-10 मिनट का ही रोल था। वैसे एक रिपोर्टर आता है श्रीकांत के पास करीम के बारे में पूछता हुआ, बट श्रीकांत उसे कुछ नहीं बताता। श्रीकांत जाके जुनाली से माफ़ी मांगता है। ये NIA वाले जुनाली और उसकी फैमिली पर सेडिशन का केस डाल देते हैं। श्रीकांत को इस सेडिशन के केस के बारे में नहीं पता होता। वह तो जुनाली को बोलता है कि वह इसमें इसकी मदद कर देगी, बट जुनाली कहती है कि वो भी इस देश की एक नागरिक है और वह इस केस को सिस्टम के अंदर रहकर ही लड़ेगी। उसको श्रीकांत की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस करीम वाली कहानी का सीजन 2 में इतना सा ही रोल था। सो यह करीम वाली कहानी को आगे और नहीं बढ़ाया गया है। सब तीसरा क्लिफ हैंगर जो कि अरविंद और सुचित्रा की कहानी है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इस सुचित्रा वाली कहानी, बट उससे पहले सीजन 2 की मेन कहानी को शुरू करते हैं। और सीजन 2 की मेन कहानी शुरू होती है फैक्ट्री अटैक के 1 साल बाद। श्रीकांत अब जॉब छोड़ने के बाद एक IT कंपनी कश्मीर में काम करता है। श्रीकांत की जॉब बहुत ही बोरिंग है और उसका बॉस एक गजबी आइटम है। श्रीकांत अपनी इस नई जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह अभी भी देश की सेवा ही करना चाहता है और वह अपने दोस्त तलपड़े के साथ अभी भी टच में है। श्रीकांत की फैमिली लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। लोनावला में श्रीकांत की पत्नी और उसके दोस्त के बीच जो भी घटना हुई उसके बाद से सुचित्रा ने अपनी जॉब छोड़ दी है और वह सारा दिन घर में ही रहती है और ये दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और सुचित्रा भी ज़्यादा खुश नहीं रहती। श्रीकांत की बेटी धृति रोज स्कूल के बाद लेट वापस आती है और वो बहाना तो मार देती है कि सहेली के घर पढ़ने गई थी, बट असल में उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वह घूमने जाती है। पर धृति को बिल्कुल भी पता नहीं है
कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो टेररिस्ट साजिश के साथ मिला हुआ है। एंड सीजन 2 में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। एंड सीजन 2 की मेन कहानी एक नई कहानी है। ये कहानी है तो फिक्शनल ही, पर यह फिक्शनल श्रीलंका में हुई सिविल वॉर से उठाई गई है। तो इस नई कहानी की शुरुआत आज से कुछ साल पहले नॉर्दर्न श्रीलंका में होती है। सो हमें दिखाया जाता है कि एक कैंप में श्रीलंका का रेबल लीडर भास्करन और उसका भाई सुबू और उनका मेन पॉलिटिकल आदमी दीपन, यह तीनों अपनी उलझन के लिए कैंप में लड़ाई की तैयारी करवा रहे हैं। पर तभी श्रीलंकन आर्मी इन पर अटैक कर देती है और इस अटैक में इनके कैंप के सब लोग मर जाते हैं और ये तीनों बच के श्रीलंका से बच के इंडिया में नाव के जरिए आ जाते हैं। यह अटैक आज से कुछ साल पहले हुआ था। प्रेजेंट टाइम में इनका लीडर भास्करन और इनका पॉलिटिकल एडवाइजर विपन अभी लंदन में है। भास्करन का छोटा भाई लंदन में ही था, पर कहानी में अभी वह कुछ दिनों के लिए चेन्नई आया हुआ है। सिचुएशन ऐसी है कि श्रीलंका में एक पोर्ट बनने वाला है और इसका कॉन्ट्रैक्ट चाइना के पास जाने वाला है। श्रीलंका का पीएम रापटलुंगा इंडियन पीएम मिस बसु को कहता है कि अगर वह सुब्बू को गिरफ्तार करके श्रीलंका भेज देंगे तो वह श्रीलंका में चाइनीज आर्मी के बजाय इंडियन आर्मी से पोर्ट बनवा लेंगे। अब इंडियन पीएम मिस बसु को चाइना की बढ़ती आर्मी से बहुत दिक्कत है। उन्हें डर है कि चाइनीज आर्मी श्रीलंका में अगर पोर्ट बना लेगी तो इंडियन ओशन में फिर चाइनीज आर्मी बहुत पावरफुल हो जाएगी। तो इंडियन पीएम कुलकर्णी को कहती है कि जाकर सुब्बू को उठवा लो, लेकिन जैसे ही एनआईए वाले शिब्बू को गिरफ्तार करके उसे श्रीलंका सौंपने का प्लान बनाते हैं, तभी एक स्कूटर में बम ब्लास्ट हो जाता है और स्कूटर वाला बम ब्लास्ट फिर से साजिद ही करवाता है और इस ब्लास्ट में सुब्बू मर जाता है। साजिद पिछले 1 साल से लंदन में था। आईएसआई का मेजर समीर भी लंदन में ही था। मेजर समीर ने एक नया ऑपरेशन मिशन जुल्फिकर 2 बनवाया है। इतनी देर में तो आर लीडर भास्करन लंदन से शांति से पॉलिटिकल काम कर रहा होता है, बट जब उसका एक लौता भाई शुभू भी ब्लास्ट में मर जाता है तो वह फिर से जंग लड़ना चाहता है। उसे नहीं पता कि उसके भाई को मेजर समीर ने मरवाया है। भास्करन को तो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के कहने पर इंडियन पीएम मिस बसु ने उसके भाई को मरवाया है और अब वह इंडियन पीएम से बदला लेना चाहता है। और यही था मेजर समीर का मिशन जुल्फिकर 2, शिब्बू की मौत का फायदा उठाकर श्रीलंकन ट्रेवल्स के कंधों से इंडिया पे वार करना। तो इसके बाद मेजर समीर भास्करन से मिलता है और भास्करन को कहता है कि इंडिया को सबक सिखाने में वह उसकी मदद करेगा। भास्करन फिर दीपक से मिलता है और उसे बोलता है कि उनका पॉलिटिकल लीडर दीपन ही बनेगा और भास्करन अब खुद रिटायर हो रहा है, लेकिन असल में वह इंडियन पीएम को मारने का प्लान बनाने लगता है, जिसके बारे में वह दीपन को नहीं बताता। अब भास्करन अपने पुराने आदमी सेल्वा को फोन करता है जाके एक छोटी सी टीम तैयार करे जिसका लीडर सेल्वा होगा। टीम में सेल्वा के अलावा 2 आदमी कार्तिक और प्रभु भी हैं। मेजर समीर के कहने पर साथ ही विभिन्न टीम के मेंबर बन जाते हैं। इन टीम का आखिरी मेंबर है राजी। राजी एक एलीट कमांडो है। एक पायलट होने के साथ साथ वह हैंड टू हैंड ओक कमांडर भी है, यानी कि वह हाथ की लड़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सिविल वॉर के बाद भी इतने सालों में इंडिया में एक रेफ्यूजी बनकर रह रही हैं और अब एक फैक्ट्री में काम करती हैं लंदन में। मेजर समीर और भास्करन अपने मिशन के लिए चेन्नई का एक स्कूल टिग्री सेल्विएशन खरीद लेते हैं और सेल्वा और उसकी टीम को मिशन की तैयारी करने के लिए भेज देते हैं। इधर एनआईए को पता लग जाता है कि शिब्बू का ब्लास्ट आईएसआई ने करवाया था और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि आईएसआई का मेजर समीर भास्करन के साथ मिल चुका है और उन्हें रोज से जानकारी मिलती है कि इन दोनों को प्लान है इंडियन पीएम पर वार करना। एंड टीम वसु कहती है कि इन छोटी मोटी धमकियों से वो नहीं डरने वाली और इस सिचुएशन को वो अपने फायदे के लिए यूज करने वाली है। वह श्रीलंकन पीएम को कहती है कि हाँ, इंडिया ने ही सुलभ को ब्लास्ट में मरवाया है ताकि श्रीलंका के पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को मिल जाए, जिसके लिए वह श्रीलंका के पीएम के साथ चेन्नई में मीटिंग रखती है। और इधर सुचित्रा के जन्मदिन पर श्रीकांत उसको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, लेकिन उनकी थोड़ी सी बात पर एक बहस हो जाती है और सुचि उसे कहती है कि मुझे तुमसे थोड़ा ब्रेक चाहिए। यह सुनकर श्रीकांत बहुत गुस्से में आ जाता है और अगले दिन ऑफिस में भी उसका मूड अच्छा नहीं होता। तभी उसका बॉस आके उसको परेशान करता है तो श्रीकांत उसको 3 थप्पड़ धर के मारता है और जॉब क्विट करके वापस आ जाता है टास्क फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। श्रीकांत फिर टास्क के मिशन के लिए चेन्नई जाता है और वह तलपड़े के साथ मिलकर मिलन को भी दोबारा टास्क में आने के लिए मना लेता है। श्रीकांत यहाँ पर मुथ्थू से मिलता है जो कि टास्क की चेन्नई टीम का हेड है और चेन्नई में चेल्लम सर की मदद रेबल के सारे सेफ हाउसेज की एक लिस्ट मिलती है और इस लिस्ट के बाद सारे रेबल सेफ हाउसेज की छानबीन के बाद और लोकल पुलिस की उम्याल के बाद
उन्हें राजी के बारे में पता चलता है। उधर सेल्वा अपने मिशन की तैयारी करता है। उनका प्लान है कि वह एक प्लेन के अंदर बम लगाकर प्लेन को सीधा पीएम की चेन्नई मीटिंग के ऊपर क्रैश करवाएंगे। उनका प्लेन अभी डिग्री सेल्सियस पर ही है, बट उन्हें अभी बम बनाने के लिए थोड़ा सा सामान और चाहिए। बम का सामान उन्हें श्रीलंका से ही मिलने वाला है। तो सेल्वा अपने एक पुराने स्मगलर जेवराज को फोन करता है। जेवराज वीरानियम नामक एक गांव में रहता है। तो पहले तो सेल्वा, राजी और साजिद चेन्नई से वीरानियम जाते हैं और अगली रात को चोरी छुपके साजिद, राजी और जेवराज चोरी छुपके वीरानियम से श्रीलंका जाते हैं और वहां वे बॉम्ब की सामान की लोकेशन पर खुदाई करते हैं। बट तभी वहां पर 2 लंकन आर्मी के ऑफिसर आ जाते हैं। राजिद और साजिद उनको मार देते हैं और क्योंकि जेवराज भी शराब पीकर बहुत शोर करने लगता है तो राजी जेवराज को भी मार के वहीं पर दफना देती है। जब वो श्रीलंका से वीरानियम वापस जाते हैं तो सलमान उनको बताता है कि बॉम्ब के डेटोनेटर्स तो जेवराज के पास ही थे। सर्वर कहता है कि डेटोनेटर्स जेवराज के घर पर ही होंगे। तो बम का सामान लोड करते हैं और जेवराज के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर धृति और उसके बॉयफ्रेंड सलमान की अय्याशियां चलती रहती हैं। अब सलमान धृति को मिशन के अलावा भी सच में पसंद करने लग जाता है। उधर इंडियन होम मिनिस्टर दीपन को फोन करके बोलता है कि उसे खबर मिली है कि तमिल रेबल्स के लोग एक्टिवेट हो चुके हैं। तो दीपन क्या नया प्लान बना रहा है, सब साफ साफ बता दे। दीपन को भास्करन के प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। उसे तो लगता है कि भास्करन सिर्फ रिटायर हुआ है, उसे इंडियन पीएम के साथ असैसिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो दीपन फिर भास्करन से बात करने जाता है और भास्करन उसको सिर्फ इतना ही कहता है कि वह रिटायर हो चुका है और वह कुछ प्लान नहीं कर रहा। लेकिन दीपन को पता लग जाता है कि भास्करन झूठ बोल रहा है और वह यह बात इंडियन होम मिनिस्टर को बता देता है। मेजर समीर भास्करन को कांटेक्ट करता है और उसे बोलता है कि इंडियन गवर्नमेंट भास्करन पर नजर रख रही है। वह भास्करन को पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट भेजता है ताकि भास्करन लंदन से निकल जाए और रात को भास्करन चोरी छुपे फ्रांस के लिए निकल जाता है। टास्क के लोग तमिल रेबल्स को कुछ मैसेज इंटरसेप्ट करते हैं जहां पर उनको चिल्लम सर की मदद से जेवराज के बारे में पता चलता है। टास्क की टीम फिर जेवराज के घर भी जाती है। राज की टीम भी वहां पर जेवराज के घर से बॉम्ब के डेटोनेटर लेने के लिए आई होती है। टास्क की टीम वाले राजी को पकड़ लेते हैं और वह राजी को पकड़कर वीरानियम के पुलिस स्टेशन में लाते हैं। श्रीकांत राजी से आकर बात करता है और सीजन 1 की मूसा की तरह उसे सच निकलवाने के लिए झूठ मूठ की कहानी सुनाता है। लेकिन राजी फिर श्रीकांत को बताती है कि वह रेबल क्यों बनी, कैसे लंका आर्मी ने उसके पिता के स्कूल पर एयर स्ट्राइक करके उसको मारा, उसके भाई और उसके दोस्तों को मारा, उसका बलात्कार किया और इन सब के बाद भास्कर ने ही उसकी जान बचाई थी। राजी बोलती है कि श्रीकांत उसके साथ जो मर्जी कर ले, वह कुछ नहीं बोलेगी। पुलिस स्टेशन में श्रीकांत राजी को लेकर जाता है। वो बहुत ही छोटा सा है और ये शहर वीरानियम वही शहर है जो कि एक ज़माने में रेबल्स का बेस कैंप था। तो यहाँ के लोग आज भी रेबल्स को सपोर्ट करते हैं। सेल्वा और साजिद फिर वीरानियम में अपने सपोर्टर्स को ढूंढते हैं और उन सबको लेकर पुलिस स्टेशन पे अटैक कर देते हैं। टास्क के साथ लोकल पुलिस और तमिल रेबल्स के साथ उनके लोकल सपोर्टर्स, इन सब के बीच फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। इन सब के बीच राजी तो निकल जाती है लेकिन टास्क का मिलिन मर जाता है। साजिद राजी को लेकर वापस डिग्री सेल्सियस जाता है और धृति के बॉयफ्रेंड सलमान को कहता है कि धृति को कल ही किडनैप कर ले। अब क्योंकि उनके पास बॉम्ब डेटोनेटर तो है नहीं, तो वैसे भी वो साजिद पहले ही स्कूटर बॉम्ब बना चुका है। तो साजिद कहता है कि बॉम्ब के डेटोनेटर्स वह खुद ही बनाएगा। वह बॉम्ब का डेटोनेटर बनाता है और राजी को गुड बाय बोल के श्रीकांत को सबक सिखाने और धृति को मारने के लिए मुंबई के लिए निकल जाता है। इधर टास्क के लोग पूरा बैकअप लेकर वापस जेवराज के घर जाते हैं। जेवराज के घर की छानबीन के बाद श्रीकांत को उसके घर पर बॉम्ब के डेटोनेटर्स मिलते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि रेबल्स बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। और उधर सलमान साजिद के प्लान को पूरा करने के लिए धृति को पहले मूवी देखने के लिए मॉल बुलाता है और मूवी के बाद धृति को अपने घर लेकर जाता है। वहां वह उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर देता है और उसे बांध देता है। देर रात तक धृति वापस घर नहीं आती तो उसकी माँ सुचित्रा उसकी सहेली को फोन करके उससे सब सच निकलवाती है। तब उसे पता लगता है कि धृति अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी जिसकी ना उनके पास कोई फोटो है और ना ही कोई कांटेक्ट।
वो श्रीकांत को सब बताती है। श्रीकांत फिर धृति का फोन ट्रैक करवाता है तो उसे पता चलता है कि धृति का फोन तो कहीं रेलवे स्टेशन के पास गिरा हुआ मिलता है। श्रीकांत बोलता है कि उसके बेटे ने आज तक की छोटी सी पिन तक नहीं खोई, तो फोन तो बिल्कुल नहीं खो सकती। तो उसको शक होता है कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है। और सुबह तक श्रीकांत चेन्नई से मुंबई वापस अपने घर आता है और उस मॉल में जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, जहां से उसे सलमान की और साथ ही सैयद की फोटो मिल जाती है। और फिर लोकल पुलिस की मदद से उन्हें वह बिल्डिंग भी मिल जाती है जहां सैयद रह रहा होता है। इधर सलमान, क्योंकि अब धृति को रियल में पसंद करने लग जाता है, तो वह धृति को मारना नहीं चाहता, बट वह उसे छोड़ भी नहीं सकता। एंड धृति उसे रिक्वेस्टफुली कहती है कि वो मरना नहीं चाहती और सलमान को कहती है कि प्लीज उसके हाथ खोल दे। सलमान जैसे ही धृति के हाथ खोलता है तो वह देखता है कि कमरे में एक शीशे का कांच टूटा हुआ है और तभी धृति उस टूटे हुए कांच से सलमान के गले पर वार करके उसे मार देती है। वह उस जगह से भागने ही वाली होती है कि तभी साजिद और सैयद वहां आ जाते हैं। उधर श्रीकांत और टास्क की टीम लोकल पुलिस के साथ उस सैयद की बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। साजिद को शक हो जाता है कि श्रीकांत को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है, तो साजिद और सैयद वहां से भागते हैं। तभी श्रीकांत वहां आ जाता है और वह लोग धृति को बचा लेते हैं। इस बार श्रीकांत पूरा बैकअप लेकर आया है। जैसे ही साजिद और सैयद भागने लगते हैं तो पुलिस के लोग उन्हें देख लेते हैं और गोलाबारी होती है और इस गोलाबारी में सैयद और साजिद दोनों ही मर जाते हैं। उधर मुट्ठू और तलपड़े को पता लग जाता है कि क्योंकि राजी और सेल्वा दोनों ही पायलट हैं, तो बॉम्ब ब्लास्ट पक्का प्लेन के जरिए ही होगा। आसपास के सारे एयरपोर्ट और फ्लाइंग स्कूल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान वह टिग्री सेलिब्रेशन के पास पहुंच जाते हैं, पर राजीव और सेल्वा वहां छुपकर बैठे होते हैं। तलपेड़ और मित्थु जब वहां की छानबीन करते हैं तो वहां उन्हें बॉम्ब दिख जाता है, लेकिन तभी राजीव और सेल्वा बाहर आते हैं और उन पर गोलाबारी स्टार्ट कर देते हैं। मित्थु तो बचकर सही सलामत भाग जाता है, लेकिन तलपड़े को गोली लग जाती है और वह हॉस्पिटलाइज हो जाता है। अगले दिन मुत्थु बैकअप के साथ वापस आता है, लेकिन तब तक राजी और उसकी टीम प्लेन को डिसअसेंबल करके वहां से निकल चुके होते हैं। सेल्वा भास्करन से मदद मांगता है तो भास्करन उसे अपने एक दोस्त के फार्म हाउस की लोकेशन बताता है, जहां पर प्लेन उड़ाने के लिए एक छोटा सा रनवे है। रेबल्स फिर वहां पर जाते हैं और प्लेन को फिर से जोड़ देते हैं। उधर इंडियन होम मिनिस्टर दीपन के साथ कांटेक्ट में है। दीपन को पता है कि अगर भास्करन ने इंडियन पीएम पर अटैक करवाया तो रेबल्स को कभी भी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं। तो दीपन अपने कॉन्टेक्ट्स की मदद से भास्करन की लोकेशन का पता लगाता है और इंडियन गवर्नमेंट को भी बता देता है कि भास्करन फ्रांस में है। फिर इंडियन गवर्नमेंट फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ मिलकर भास्करन को अरेस्ट करवाती है। दीपन भी इनके साथ जाता है ताकि वह भास्करन से इन्फॉर्मेशन निकलवा सके, लेकिन भास्करन कहता है कि वह एक सोल्जर है और वह कुछ भी नहीं बताने वाला, और अपने मुंह में साइनाइड की गोली खाकर वह खुद को समाप्त कर लेता है। अगले दिन अब राजी का प्लेन तैयार है। पूरी टास्क की टीम प्लेन को ढूंढने की कोशिश कर रही है, बट वह प्लेन किसी की रडार पर नहीं आता। तभी मुत्थु अपने एक दोस्त जो कि एक श्रीलंकन एयर ऑफिसर था उससे बात करता है। वह उसे बताता है कि रेबल्स के लोग छोटी मोटी अफ्रीकन कंट्री से प्लेन को हिस्सों में डिसमेंटल करके नाव के जरिए स्मगल करते थे और फिर श्रीलंका में जाकर दोबारा से असेंबल करते थे। तो इसका मतलब राजी और उसकी टीम प्लेन के हिस्से करके ट्रक में भरकर ले गए होंगे। तो वह टिग्री सेलिब्रेशन से निकलने वाली सारी रोड पर रेड अलर्ट्स लगवा देते हैं। श्रीकांत फिर चेल्लम सर की मदद लेता है और चैनल सर उसे बताते हैं कि भास्करन के पुराने साथी का एक फार्म है जहां से प्लेन उड़ाने के लिए थोड़ी सी जगह है। श्रीकांत और उसके साथी प्लेन को पकड़ने के लिए फिर उस फार्म पर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर रेबल्स दिख जाते हैं और उन सबके बीच में तगड़ी गोलीबारी होती है। राजी के अलावा सारे रेबल्स मर जाते हैं। राजी भागते भागते प्लेन तो उड़ा लेती है, लेकिन श्रीकांत और मुत्थु प्लेन पर बहुत फायरिंग करते हैं और प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। एंड इंडियन पीएम और श्रीलंकन पीएम की मीटिंग फिर नॉर्मल ही हो जाती है। श्रीलंका में वोट का कॉन्ट्रैक्ट फिर चाइना के बजाय इंडिया को ही मिलता है। श्रीकांत और उसकी टीम को मेडल्स मिलते हैं और सब हीरो घर चले जाते हैं। इस पूरे सीजन में श्रीकांत की पत्नी सुचित्रा की भी अपनी एक कहानी चलती रहती है। सुचित्रा और उसके दोस्त अरविंद के बीच में लोनावला में जो भी हुआ, उसके बाद से सुचित्रा ने अपनी जॉब छोड़ दी है और वह सारा दिन घर में ही रहती है। सुचित्रा एक काउंसलर के पास भी जाती है। वह श्रीकांत के साथ उस काउंसलर के पास जाकर मैरिज की काउंसलिंग भी करवाती है, लेकिन श्रीकांत को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि काउंसलर ये फ्रॉड है और वह काउंसलर को गाली देकर निकल जाता है। सुचित्रा अंदर ही अंदर बहुत ही गिल्टी फील कर रही है
और उसको यह गिल्ट अंदर से खाता जा रहा है। वह श्रीकांत से बात बात पर लड़ती है और अपने जन्मदिन पर एक बड़ी लड़ाई होने के बाद वह श्रीकांत से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेती है। उसके बाद वह अरविंद से मिलती है। इसके बाद सूची जॉब को वापस स्टार्ट कर लेती है। अरविंद कभी भी उसे लोनावला के बारे में बात करने की कोशिश करता है तो सूची इस बात को अवॉइड कर देती है। कहानी में जब उनकी लड़ाई के बाद चेन्नई जाता है तो उनकी बेटी धृति सूची से ठीक से बात करना बंद कर देती है। धृति को लगता है कि उनकी मम्मी पापा का डाइवोर्स हो रहा है और उसकी मम्मी के कारण श्रीकांत घर छोड़कर चला गया। इसके बाद कहानी में धृति किडनैप हो जाती है। फिर श्रीकांत उसे वापस ले आता है और वह धृति को अपने जॉब की सच्चाई बता देता है। इन सब के बाद कहानी के अंत में श्रीकांत सूची से उसकी सच्चाई पूछता है। वो पूछता है कि क्या तुम कुछ शेयर करना चाहती हो। तभी सूची रोने लग जाती है और वह उसको बताने लगती है कि अरविंद के साथ उसका क्या क्या हुआ था या जो भी हुआ था। वो कुछ क्लियर नहीं करती। ये बात एक क्लिफ हैंगर की तरह फिर से कोने में आके लटक जाती है। तो अब नेक्स्ट सीजन में पता लगेगा कि लोनावला में क्या हुआ था या फिर कुछ होते होते रह गया था। कुछ तो हुआ है जिससे कि इतना बड़ा घोटाला सा दिख रहा है इस सीजन में। वैसे अब सीजन 3 कंफर्म हो चुका है, तो जब सीजन 3 आएगा तो उसका भी रिकैप लेकर मैं आ जाऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखना, हो सके तो शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।